आज हम आ चुके हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है। आपको इससे कोई उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा देंगे? वो तो बेशरम आदमी है। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, उसमें कुछ नहीं हो पाया, तो ये तो एक अपना योगदान है। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। शिक्षा मंत्री को ये सब अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और इस्तीफा देना होगा। और इस्तीफा अगर नहीं देता है तो हम निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसमें फेल हो चुके हैं। जिस प्रकार एक नीट का पेपर आउट हुआ है, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात, बहुत नाकाम सरकार है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे जो जिस शिक्षा पे बैठे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये देश अपना है। अपन जो बोलेंगे नेता लोगों को करना पड़ेगा। अपन ने उनको वोट दिया था, अपन ने उनको जिताया है। अपन उनके नौकर नहीं है, वो अपने नौकर है। नमस्कार साथियों, आज हम जा रहे हैं जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पे, जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी द्वारा एक काफ़ी बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आज उस प्रदर्शन में हम जाके देखेंगे कि किस भिन्न भिन्न तरीके के कॉकरोचों से हमारी मुलाकात होती है। कुछ लोगों से वहाँ पे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से युवा का गुस्सा इस देश की सरकार के खिलाफ में भड़क उठ रहा है। आगे बैठ के बात करेंगे, चाय पे चर्चा। बिल्कुल, आइए। सबसे पहले तो सर, क्या शुभ नाम है आपका? कॉकरोच। कॉकरोच शुभ नाम है आपका। तो जो यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, आपको इससे कोई उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा देंगे जनता के आक्रोश को देख के? तो वो तो बेशरम आदमी है, वो तो कहाँ देंगे धरना। अब जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, उसमें कुछ नहीं हो पाया, तो ये तो एक अपना योगदान है। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और बेशरम लोगों का क्या करना, चाहे दुनिया मरे जिए, तो बेशरम लोग बेशरम होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी दल है आज का, अगर वो सत्ता में आ जाता है अगले चुनाव में, तो क्या वो इस सिस्टम के अंदर पारदर्शिता ला पाएगा? विपक्ष है कौन? ये तो बताओ, विपक्ष है कौन? कांग्रेस ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए। कोई विपक्ष नहीं है। जो है मोदी जी है, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। विपक्ष में तो युवा है थोड़े से। विपक्ष में तो हम आए हैं आंदोलन करने, सब मिलके। ये भैया अपना योगदान दे रहे अपनी तरफ से, हम दे रहे। हम खुद अपनी शॉप बंद करके आए हैं भाई, हमारा भविष्य सुधरे। हमने पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं मिला, तो हो सके हमारा फ्यूचर समझ जाए, हमारे बच्चों का समझ जाए, हमारे दोस्तों का समझ जाए। तो यहाँ पर जो मांग है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर चलिए हम मान लेते हैं कि वो आज के दिन ही इस्तीफा दे देते हैं, तो ये जो सरकार है, अभी जो सरकार चल रही है, वो तो ऐसी सरकार है, उनके पास में तो भ्रष्ट नेताओं की फैक्ट्री है। तो कोई और धर्मेंद्र प्रधान आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा कुर्सी के ऊपर। तो क्या हम लोगों को इस सिस्टम को बदलना चाहिए या फिर सिर्फ एक व्यक्ति को हटाना चाहिए? मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि हमको सिस्टम को चेंज करना है, ना कि एक पर्टिकुलर नेता को। ये नेता लोग सब एक दूसरे के चचेरे भाई है। कोई भी एक दूसरे, कोई किसी को भी जनता की फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हमें सिस्टम को चेंज करना है। हमें इनके दिलों के अंदर ये डर जगाना पड़ेगा कि अगर वोट चाहिए तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वोट चाहिए तो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बोलना पड़ेगा, जनता के सपोर्ट में बोलना पड़ेगा। तो इस सिस्टम के अंदर पारदर्शिता आपके हिसाब से किस तरीके से आ सकती है? स्टूडेंट मूवमेंट, जब तक भाई अपने 60% तक यंगस्टर्स है, जब तक यंगस्टर्स ही जागरूक नहीं होंगे, अभी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। क्या मैं तो पॉलिटिकली अलाइन नहीं हूँ, मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं लिबरल। अबे भाई क्यों भाई, तेरा देश है, बोलना यार, तेरा हक है बोलना। कोई एंटी नेशनल बोल रहा है तो बोलना। बहुत सारे लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे, पर तू बोलना सीखेगा। अपने पार्षद से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, प्राइम मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, सब सवाल करना पड़ेगा। और ये लोग बोलते हैं कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करे? कांग्रेस अभी पावर में नहीं है, बीजेपी पावर में, बीजेपी से सवाल करूंगा। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस गलती करेगी, उससे भी सवाल करूंगा। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर जनता का हम लोग को आज आक्रोश दिखने में आया है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मांग है ये जायज़ है? और क्या जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है वो सच में इस्तीफा देंगे? चलिए, अब आपने सवाल किया कि ये मांग जायज़ है कि नहीं है, तो मैं इस सवाल का जवाब आपके एक सवाल से देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है, उसने 6 साल पर तैयारी करी है नीट की या व्हाटएवर, एसएससी, यूजी, पुलिस के एग्ज़ाम दिया, कुछ भी दिया, ठीक है। अब जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो उसने, जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम की तैयारी करने में सिर्फ इंसान का मनोबल नहीं लगता है, काफ़ी टाइम खर्च होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है।
क्योंकि उसकी फ़ीस पे करना, कोचिंग्स की आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन पे करना, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। एजुकेशन कुछ सस्ती नहीं है हमारे देश में, बहुत महंगी एजुकेशन है। तो क्योंकि खाना में 10 रुपये मिलता है, लेकिन आने जाने का ट्रांसपोर्ट हमारा 40-40 रुपये बैठता है, अगर वो रेडी लट्टे से भी जाए तो भी, है ना। वो करने के बाद भी कोई अपने माँ की जेवर गिरवी कर रहा है, कोई लोन ले रहा है, एजुकेशन लोन ले रहा है, कोई जमींदार से अपनी ज़मीन को गिरवी रख के लोन ले रहा है, ठीक है। अब उसके बाद साल के एंड में उसे पता चलता है कि पेपर तो ही लीक हो चुका है। 11-22.5 लाख लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें 1100 रुपये प्रति बच्चे ने फीस जमा करी, ठीक है। अब उसको फीस जमा करने के बाद ना कोई रिफंड मिलता है, किसी की एज पूरी हो चुकी होती है लीक होने के बाद, जब दोबारा अटेम्प्ट आता है तो अगर उस जगह पे कोई, आप, मैं आपसे व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, बस आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, है ना, तो अगर कोई आपके घर का होता है फिर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मांग, बिल्कुल आपका ये मानना है कि ये मांग मेरे जायज़ सवाल का जवाब आपने दे दिया कि मांग जायज़ है। हमारी सिस्टम से कोई ऐसा बैर नहीं है, चाहे कांग्रेस होती, चाहे आम आदमी पार्टी होती, वॉटेवर, हम सबके खिलाफ, कोई खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका ये जो सिस्टम है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो बंदा बैठा हुआ है, ये गलत है। आज की सरकार की जो नीतियां हैं, जो शिक्षा नीति आई थी 2020 में, क्या वो ज़्यादा बढ़िया थी या फिर जो पुरानी सरकार, पिछली सरकारों की नीतियां थी वो ज़्यादा? नीति अब नीतियों से तो सब समाप्त हो गया। वर्तमान में डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये खत्म हो गया है कि हमने किताबें पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सब खत्म हो गया है। ये तो इनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको डिग्री देने के लिए इस प्रकार का गलत कर रखे हैं। उनके बच्चे तो विदेश में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनको तो वे विदेश में पढ़ रहा है, वो डिजिटल में पढ़ रहे हैं। और हमारे बच्चों को पेपर दो, तुम जो फिजिकल पेपर दीजिए, हार्ड कॉपी दीजिए, ये ऐसी बातें करते हैं जो कि आज के समय में पर्यावरण के खिलाफ है। हमें बच्चों को इस प्रकार से करना चाहिए कि वो बच्चे ऑटोमेटिक जिस समय वहाँ जाकर के एग्जाम में बैठे, उनको कंप्यूटराइजेशन का पूरा एकदम करना चाहिए। जो राजीव गांधी ने 21वीं सदी का परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना को तो धूमिल कर दिया उन्होंने। डिजिटलाइजेशन के संबंध में कुछ बात ही नहीं की और डिजिटलाइजेशन को समाप्त कर दिया। और जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का एक्ट था, उस ट्रांसपेरेंसी एक्ट को भी खत्म कर दिया इन्होंने, विलोपित करते हुए, अमेंडमेंट करते हुए। बड़ी विडम्बना है। जो हमारे कानून थे, सशक्त कानून, उन कानूनों को खत्म कर दिया, उनको जो एक मोहरा बना करके बिठा देते हैं और उनके माध्यम से हमारे जो हक और अधिकार है उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोई जो CBSE का वेबसाइट को एक 17 साल का बच्चा हैक कर सकता है और अपना वीडियो चला सकता है, तो उनको बताइए कि उनकी स्थिति क्या है, वो किस औकात में है। उसको अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो हमें जो उसके एक प्रेरणा लेनी चाहिए उस 17 साल के बच्चे से कि वो हैक कर सकता है। तो हमें जो पेपर हैं, वो पेपर डिजिटलाइजेशन माध्यम के बच्चे जब सीट पर बैठे उसी समय अपलोड करें और वो उसके माध्यम से तुरंत प्रभाव पेपर दें और निश्चित समय अवधि में जैसे ही वो इधर उधर देखे, वो उसकी साइट बंद होने की परिकल्पना उसके अंदर हो जानी चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए, अगर हम मान लेते हैं आज को धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं, तो अब ये जो सरकार है, ये तो आपको रिलेटिव बताऊं, बिल्कुल मैं अंदर की बात बताऊं आपको, वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो नहीं देंगे। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। जो अभी 2026 में बंगाल इलेक्शन हुआ ना, धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से आते हैं? उड़ीसा से आते हैं। बंगाल इलेक्शन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा रोल था। मोदी जी को उसके रोल के बारे में आराम से पता है, बीजेपी वालों को सबको पता है कि इसकी बदौलत हमने बंगाल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करी। तो उसके पास में ऐसा सपोर्ट है कि वो बोलेगा ना कि मेरे को नहीं इस्तीफा देना, तो उसको नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं है उसके ऊपर। और अगर हम परिवारवाद की देखते हैं कि आज की सत्ता जो है ये बोलती है कि जो पुरानी सत्ताएं थी वो परिवारवाद का खेल खेलती थी, पर अब धर्मेंद्र प्रधान जी खुद भी परिवारवादी नेता है। अगर आप ये बात देखेंगे, उनके पिताजी तो जो थे, कौन परिवार का नहीं खेल रहा? आप कांग्रेस में चल जाइए, बीजेपी में चल जाइए, कौन सी ऐसी पार्टी से परिवार नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी से परिवार नहीं हो रहा? सब पार्टी के अंदर है परिवार। तो कौन ऐसा नेता है जो बोलेगा मैं अपने बच्चे को बैठी बैठाई सीट पर नहीं बैठाऊंगा? ये तो परिवार तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई जुड़ाव मत रखो। ये तो पूरा वो हर पॉलिटिकल पार्टी का ही कीड़ा है ये तो। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। क्या भैया पार्टी चल रही है यहाँ पे? हाँ, कौन सी? कॉकरोच पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? तो अरे तो कुरकुरे तो दे जाओ। अरे भैया कुरकुरे ले गए। चलिए, इसी के साथ में आज की इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।